फिज़िक्स का लेक्चर नंबर 8 है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? अगर हम बात करें कि हमारे पास मैटर की जो है वो 3 स्टेट्स हैं, जैसे कि लिक्विड, सॉलिड और गैसियस स्टेट। तो सॉलिड से लिक्विड में किसी चीज़ ने ट्रांसफ़र होना है, या लिक्विड से गैसियस स्टेट में जाना है, या हमने इस तरह की कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, तो उसके लिए हमें हीट की कितनी मिकदार जो है, कितनी अमाउंट जो है वो रिक्वायर थी उसको ट्रांसफॉर्म करवाने के लिए, यानी टोटल जो भी हमारा मटेरियल था उसके यूनिट मास को, उस यूनिट मास के फ़ेज़ को चेंज करने के लिए, एक फ़ेज़ से दूसरे फ़ेज़ में कन्वर्ट करने के लिए कितनी हीट की ज़रूरत थी, वो होगी हमारी हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि हमारे पास एक आइस क्यूब है, तो उसको हमने कन्वर्ट करवाना है लिक्विड स्टेट में, तो उसको आइस से लिक्विड में, यानी कि उसकी सॉलिड फेज़ से उसको लिक्विड फेज़ में लेके आने के लिए जितनी हमें हीट रिक्वायर थी वो उसकी हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन थी, जिसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे हम हीट ट्रांसफ़र की बात कर रहे हैं कि हीट ने ट्रांसफ़र होना है, तो ये हीट जो है ये किस तरह से ट्रांसफ़र होगी, इसके हम 3 मोड्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहला है कन्वेक्शन, दूसरा है कंडक्शन एंड तीसरा है रेडिएशन। अगर हम कन्वेक्शन की बात करें तो ये बेसिकली ट्रांसफ़र ऑफ हीट ही है, क्योंकि मोड तो हम उसी के डिस्कस कर रहे हैं ना, ट्रांसफ़र ऑफ हीट के। तो इस केस में जो कन्वेक्शन है, इसमें हीट किस तरह से ट्रांसफ़र होती है, ये बेसिकली ट्रांसफ़र होती है विद द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हॉट प्लेस टू कोल्ड प्लेस। इसका मतलब है कि एक गर्म जिस्म है और दूसरा जो है वो ठंडा है, तो मतलब एक गर्म ऑब्जेक्ट से ठंडे ऑब्जेक्ट की तरफ जब ट्रांसफॉर्मेशन होनी है हीट की, तो वो इस तरह से हो कि पूरे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करके जा रहे हों, और उस जो हमारा जो भी ठंडा जिस्म था उसको वो गर्म में कन्वर्ट कर रहे हों। यानी हम कह सकते हैं कि अगर हम ये जो फ्लूइड की मोशन हम करवाते हैं, तो ये मोशन करके जाएं और फिर टेम्परेचर को चेंज करें, और ये जो मोशन है ये नेचुरल भी हो सकती है और फोर्स्ड भी हो सकती है। इसको हम समझते हैं एग्जांपल से कि हमने एक जो है पैन लिया हुआ है जिसको हम हीट कर रहे हैं, और उसमें हमने वाटर लिया हुआ है। अब क्या होगा, इस वाटर को जब हमने गर्म करना है, यहाँ से हीट इसको मिलेगी, इसके जो पैन के नीचे से हम हीट दे रहे हैं, तो हीट देने से क्या होगा, ये वाटर की जो ये वाली सरफेस होगी ना नीचे वाली, यहाँ पे मौजूद जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो जल्दी गर्म हो जाएंगे। जल्दी गर्म होने के बाद, क्योंकि हमें पता है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रैंडम मोशन में होंगे, कंटिन्यूसली रैंडम मोशन में होंगे, तो यही वाले मॉलिक्यूल्स जो हैं ये मूव करके ऊपर चले जाएंगे, ऊपर वाले ठंडे मॉलिक्यूल नीचे आ जाएंगे, और इसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता ये पूरा लिक्विड जो है, वाटर जो था, इसके सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो गर्म हो जाएंगे, टेम्परेचर इसका जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इस तरह का जो प्रोसेस है उसको हम कन्वेक्शन कहते हैं। तो ये जो कन्वेक्शन है बेसिकली इसको हम एयर में किस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं, तो उसके लिए हमने देखना है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें आप देखते हैं कि हर तरफ हमें डिफरेंट डेंसिटी मिल रही होती है, यानी कि एक पॉइंट पे मास पर यूनिट वॉल्यूम कुछ और है, दूसरे पॉइंट पे मास पर यूनिट वॉल्यूम कुछ और है। डेंसिटी के डिफरेंट होने की वजह से हर एक पॉइंट पे कन्वेक्शन करंट जो है वो डिफरेंट होगा। यहाँ पे जो कन्वेक्शन करंट जो है वो तब डेवलप होना है जब एटमॉस्फेयर जो है उसमें डेंसिटी जो है वो डिफरेंट होगी। अब यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने रूम में हीटर लगाया हुआ है और हमने इस पूरे रूम को, यहाँ पे इर्द गिर्द सारे रूम है, तो उसको हमने गर्म करना है। तो हम कैसे करेंगे गर्म के, देखें हीट, ये यहाँ पे जो हीट ट्रांसफ़र होगी ना, बेसिकली कन्वेक्शन करंट्स इसमें प्रोड्यूस हो जाएंगे हमारी एयर में, और ये पूरे के पूरी एयर को जो है वो गर्म कर देंगे, वार्म कर देंगे। यहाँ पे हीटर हमने रखा हुआ है, तो हम किसी रूम के कॉर्नर में हीटर रख देते हैं, तो वहाँ से क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता वार्म एयर जो है वो ऊपर की तरफ आना शुरू हो जाएगी। हमेशा जो गर्म हवा है वो ऊपर की तरफ आती है, तो ये ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाएगी, तो ऊपर वाले जितने भी ठंडी हवा होगी वो सारी की सारी नीचे आना शुरू हो जाएगी। आहिस्ता आहिस्ता गर्म हवा ऊपर जा रही है और ठंडी नीचे आ रही है, जैसे ही ये हीटर के पास से गुजरेगी ये भी गर्म हो जाएगी। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि हमारा जो पूरा रूम है वो आहिस्ता आहिस्ता इसी तरह से गर्म हो जाएगा, यानी कन्वेक्शन करंट्स की वजह से गर्म हो जाएगा। अब ये जो कन्वेक्शन करंट्स हमने डिस्कस किए ना, इसकी एप्लीकेशन अगर हम देखें, कन्वेक्शन की एप्लीकेशन देखें, तो लैंड एंड सी ब्रीजेज़ जो हैं वो आपने पढ़ी हुई हैं क्या होती हैं, तो ये एक इसकी वास्ट एप्लीकेशन यही है। इसमें होता क्या है कि जो लैंड एंड सी ब्रीजेज़ हैं ये बेसिकली, क्योंकि ये कन्वेक्शन की वजह से ही हो रही हैं, तो बेसिकली लैंड जो है, हमें पता है ज़मीन, उसका टेम्परेचर ज़्यादा तेज़ी से बढ़ जाता है एज़ कम्पेयर टू सी वाटर, ठीक है। यानी कि इसको ऐसा क्यों होता है, ये स्पेसिफिक हीट ऑफ लैंड की वजह से होता है, क्योंकि स्पेसिफिक हीट ऑफ लैंड कम है एंड वाटर की जो स्पेसिफिक हीट है वो ज़्यादा है। इसको हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस भी किया था।
वाटर की स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होने की वजह से वो ज़्यादा जल्दी ना तो गर्म होगा और ना ही ठंडा होगा। तो इसका मतलब है कि हम जो टेम्परेचर की बात अगर करें तो इसका जो टेम्परेचर है ना सैंड का या लैंड वाली साइड का जो टेम्परेचर होगा वो जल्दी हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। इसके इंक्रीज़ होने की वजह से वहाँ पे जो है वो गर्म हवा होगी और वही गर्म हवा ऊपर की तरफ जाएगी और समंदर की तरफ से हवा जो है, ठंडी हवा जो होगी वो उस गर्म हवा की जगह लेना शुरू कर देगी। बिल्कुल ऐसे ही जैसे फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे हमारे पास सैंड थी जो गर्म थी और इधर सारे समंदर है हमारे पास। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से गर्म हवा ऊपर की तरफ गई, समंदर से आने वाली ठंडी हवा ने इस गर्म हवा की जगह ले ली। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ये प्रोसेस चलता जाएगा। अब क्योंकि ये हवा जो है वो सी साइड से आ रही है तो इसको हम सी ब्रीजेज़ कहते हैं। इसी तरह से हमारी लैंड ब्रीजेज़ भी होती हैं, ठीक है। तो ये सारा जो है ये ज़्यादा कोस्टल एरियाज़ जो होते हैं ना उसमें ये देखा जा सकता है टेम्परेचर किस तरह से सी ब्रीजेज़ एंड लैंड ब्रीजेज़ का इफेक्ट जो है वो हम देख सकते हैं। अच्छा, अब ये तो था कन्वेक्शन, जिसमें हमने डिस्कस किया कि अगर हमने हीट को ट्रांसफ़र करना है तो पूरे मॉलिक्यूल को मूव करके जाना पड़ेगा और हीट जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होगी। अब नेक्स्ट जो हमारा प्रोसेस है वो है कंडक्शन। कंडक्शन में भी बेसिकली हीट ही ट्रांसफ़र होनी है, लेकिन इसमें हीट के ट्रांसफ़र होने का डिफरेंट अंदाज़ है। वो क्या है कि इसमें जो एटम्स हैं वो वाइब्रेट करेंगे, अपनी एनर्जी आगे शिफ्ट करेंगे और फिर कोई भी चीज़ गर्म होगी, हीट जो है वो ट्रांसफ़र होगी। जैसे अगर हम बात करें, हमने एक लोहे का चम्मच पकड़ा हुआ है तो हम तो बेसिकली उसको आगे से गर्म करें ना, फ्रंट से गर्म करेंगे तो उस एज से वो गर्म होगा, लेकिन हमें आहिस्ता आहिस्ता हीट जो है वो हमारे लास्ट, उस स्पून के लास्ट एज तक भी महसूस होगी। इसका क्या मतलब है कि देखें, जब हमने उसको एटम जो थे, मतलब सॉलिड के अंदर या लिक्विड के अंदर जो भी एटम्स होते हैं वो रैंडम मोशन में है। अब वो जो रैंडम मोशन में होंगे, गैस की अगर हम बात कर लें लेट्स सपोज, वो रैंडम मोशन में है और कंटिन्यूसली रैंडम मोशन में है। तो जब हम उसको हीट देंगे, किसी भी एक एज पे भी हमने हीट दी है, तो क्या होगा कि वो वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे, क्योंकि उनकी जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। ये सारे डिस्कशन हम पहले कर चुके हैं कि क्या क्या किस तरह से प्रोसेसेस होते हैं। खैर, इसमें जो है जैसे ही ये इंक्रीज़ होगी, वाइब्रेट करेंगे, इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी, तो अब इनके पास एनर्जी ज़्यादा है एटम्स के पास, तो वो क्या करेंगे, इधर एक एटम मौजूद है, वो अपने साथ वाले एटम को अपनी एनर्जी दे देगा। अब उसके साथ वाला जो है वो थोड़ा ठंडा था तो वो एटम ने अपनी एनर्जी नेक्स्ट वाले को दे दी, यानी कि अपने जो नेबरिंग एटम्स हैं ये उनको अपनी एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं और इस तरह से एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता स्पून के एक एज से लेके लास्ट वाले एज तक जो है ट्रांसफ़र हो जाती है। इस प्रोसेस को हम कंडक्शन कहते हैं। अब अगर हम इसका मैथमेटिकल इसको देखें, मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, तो रेट ऑफ कंडक्शन हमेशा हीट पर यूनिट टाइम के इक्वल होगा, यानी कितनी हीट जो है यूनिट टाइम में हमने दी है उतना ही ज़्यादा कंडक्शन रेट होता है और इसका जो ऐसा यूनिट है वो है वाट। अब अगर हम देखें, यही वाला जो एच हमारे पास आया था जो कि रेट ऑफ कंडक्शन था, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा एरिया के, यानी कि जितना हम किसी भी वायर का या किसी भी चीज़ का एरिया ज़्यादा लेंगे उतनी ही ज़्यादा कंडक्शन होगी, क्योंकि एरिया ज़्यादा है तो मतलब नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स भी ज़्यादा हैं, नंबर ऑफ़ एटम्स ज़्यादा हैं, तो ज़्यादा एटम्स जो हैं वो एनर्जी ट्रांसफ़र करेंगे, तो इस तरह से हम कहेंगे कि ज़्यादा कंडक्शन रेट होगा। दूसरा है लेंथ। जितनी लेंथ ज़्यादा होगी, लेंथ के ज़्यादा होने का मतलब ये है कि लेंथ के, क्योंकि लेंथ अब ज़्यादा है तो आहिस्ता आहिस्ता हीट जो है वो ट्रांसफ़र होनी है, तो उसके एक लंबा वाला चम्मच ले लें आप, एक छोटा चम्मच ले लें, तो जो लंबे वाला चम्मच होगा ना उसको, उसके आखिरी एज को गर्म होने में टाइम लगेगा, क्योंकि हमने कहा था कि उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है, लेंथ ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा हीट जो है वो ट्रांसफ़र होगी। और अगर हम छोटी लेंथ लेंगे तो ज़ाहिर है उसमें तो एक एज से दूसरे एज तक जल्दी जो है वो एटम्स ने एनर्जी ट्रांसफ़र कर देनी है। तो इसका मतलब है कि जो रेट ऑफ कंडक्शन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा लेंथ के, एंड इसी तरह रेट ऑफ कंडक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा टेम्परेचर के। टेम्परेचर के डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्यों है? क्योंकि ज़ाहिर है जितना टेम्परेचर हम देंगे हीट उतनी ही ट्रांसफ़र होगी और उतना ही ज़्यादा कंडक्शन रेट भी आएगा। अब अगर हम इस इक्वेशन 1, 2 एंड 3 को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी H इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू A, डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू T एंड इनवर्सली प्रोपोर्शन टू लेंथ। यहाँ पे अगर हम कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाएं तो वो कांस्टेंट हमारा होगा थर्मल कंडक्टिविटी, दैट इज़ K, और नेगेटिव साइन जो है वो ये शो कर रहा है कि यहाँ पे जो हमारे पास जो dt/dx है, इस टर्म को हम कहते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट। ये जो टेम्परेचर ग्रेडियंट है, ये जो कंडक्शन रेट है इसके साथ डिक्रीज़ हो रहा है, मतलब ये है कि ये कंडक्शन रेट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज़ होगा विद रिस्पेक्ट टू dt/dx, दैट इज़ टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो नेगेटिव साइन इसकी इंडिकेशन देता है।
अब यहाँ पे अगर हम एक हॉट रेजरवायर की बात करें और एक कोल्ड रेजरवायर की बात करें, यानी एक है हाई टेम्परेचर रेजरवायर और एक है लो टेम्परेचर रेजरवायर। हाई टेम्परेचर वाले का ज़ाहिर है टेम्परेचर जो है वो हाई होगा तो इसको TH लिख लेंगे, लो वाले का जो है वो लो होगा, और हमेशा हीट जो है वो ट्रांसफ़र होती है हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, या हाई एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल की तरफ। तो यहाँ से हाई टेम्परेचर रेजरवायर से लो टेम्परेचर रेजरवायर की तरफ जो है हीट का ट्रांसफ़र होना है। तो ये हाई होने की वजह से ये जो DT था बेसिकली ये क्या था, चेंज इन टेम्परेचर आ रहा था ना, मतलब हमने स्मॉल टेम्परेचर लिया हुआ है जो भी इसमें चेंज आया है, तो ये चेंज जो है वो हम कैसे ले लेंगे, TH माइनस TL लिख देंगे, दैट इज़ हाई टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर डिवाइडेड बाई ये जो L है ये बेसिकली लेंथ होगी किसी भी वायर की। तो इस तरह से हम कंडक्टिविटी जो है, रेट ऑफ कंडक्टिविटी के लिए ये एक्सप्रेशन इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र का जो थर्ड वाला मोड है ना, उसको हमने डिस्कस करना है, वो है रेडिएशन। रेडिएशन क्या है, बेसिकली द मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज कॉल्ड रेडिएशन। इसका मतलब है कि हीट ट्रांसफ़र अगर ऐसे हो कि हमें जो हीट ट्रांसफ़र है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के तौर पे मिल रही है, यानी एक जगह से दूसरी जगह हीट ट्रांसफ़र हुई है, लेकिन हीट ट्रांसफ़र कैसे हुई है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ज़रिए हुई है, तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे रेडिएशन। अच्छा, आप देखें पहले जो हमने प्रोसेस देखा है ना, उसमें हमने देखा कि जो पूरा मॉलिक्यूल है उसने ट्रांसफ़र होकर जाना है और फिर हीट ट्रांसफ़र होगी। दूसरे वाले में हमने कहा कि एटम्स जो हैं वो अपनी जगह पे ही रहेंगे, लेकिन जस्ट वो क्या करेंगे, एनर्जी को आगे ट्रांसफ़र कर देंगे। और तीसरे वाला जो प्रोसेस है दैट इज़ रेडिएशन, इसमें हमने कहा कि ये जो है इसमें एनर्जी ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होंगी तो फिर ये ट्रांसफ़र होगी। जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं इसकी कि एनर्जी जो है सूरज से हम तक पहुंच रही है, तो सूरज जो है वो मतलब हाई टेम्परेचर रेजरवायर के तौर पे एक्ट कर रहा है, यानी कि एक हाई टेम्परेचर लेवल जो है वो सूरज का है और हम यहाँ पे लोअर टेम्परेचर लेवल पे हैं। तो हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ जो सन से हमारे तक रेडिएशंस आती हैं वो रेडिएशन मेथड के ज़रिए ही आती हैं, मतलब कि एनर्जी सन की जो है वो हम तक ट्रांसफ़र होती है, अर्थ पे ट्रांसफ़र होती है थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और ये प्रोसेस जो है ये रेडिएशन मेथड कहलाता है। अब इसके अलावा अब अगर हम बात करें स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ की, तो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ में आपने जो है ये पहले पढ़ा हुआ है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। इसमें ये होता है कि टोटल एनर्जी जो कि एक सेकंड में कोई भी मटेरियल रेडिएट करता है, यानी कि एक मटेरियल जैसे हमने कोई भी लिया हुआ है, लेट्स सपोज हमने आयरन लिया हुआ है, उसको हमने गर्म कर दिया हुआ है, तो वो जो एक सेकंड में उस मटेरियल में से कितनी एनर्जी रेडिएट होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगी टेम्परेचर की पावर 4 के। ठीक है, तो इसका मतलब है यहाँ से ये क्लियर हो रहा है कि जितनी ज़्यादा हम एनर्जी देंगे उतनी ही ज़्यादा जो है वो जितना टेम्परेचर हाई होगा उतनी ही ज़्यादा एनर्जी ट्रांसफ़र होगी और उतनी ज़्यादा यानी हमें रेडिएशंस मिल रही होंगी, तो ये इसके साथ डायरेक्ट रिलेशन रखता है। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो ज़्यादा एनर्जी रेडिएट करेगा या ज़्यादा हीट तब रेडिएट करेगा जब वो उसका जो टेम्परेचर है उसके सराउंडिंग्स से ज़्यादा हो, यानी उसके सराउंडिंग में थोड़ा कम टेम्परेचर है, ठंडी है, इर्द गिर्द का जो इन्वायरमेंट है वो ठंडा है, लेकिन वो खुद उसकी बजाय जो है वो गर्म है, बहुत गर्म होने की वजह से वो एनर्जी रेडिएट करेगा। और जितनी वो कम एनर्जी रेडिएट कर रहा है इसका मतलब है कि उसका टेम्परेचर जो है वो इर्द गिर्द का लो है और उसका जो अपना टेम्परेचर है वो इसका जो अपना टेम्परेचर है वो क्या है, लो है, और सराउंडिंग का टेम्परेचर ज़्यादा है। तो फिर इस केस में क्या करेगा, वो ऑब्जेक्ट सराउंडिंग से हीट लेना शुरू कर देगा, यानी अब वो एब्जॉर्ब कर रहा है, लेकिन पहले वाला जो केस था उसमें वो रेडिएशंस जो हैं वो इमिट आउट करेगा जो हमारा कोल्डर इन्वायरमेंट होगा उसमें। अब मोड्स ऑफ जो हीट ट्रांसफ़र है वो तो हमने डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड। सॉलिड एंड लिक्विड की अगर हम बात करें तो गैसेस स्टेट के लिए जो हमने स्पेसिफिक हीट ऑफ एन आइडियल गैस जो है डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में, जिसमें मैंने मोनोटॉमिक, डायटोमिक और पॉलीएटॉमिक के लिए आपको जो एक्सप्रेशन है बना के दिया था, जिसमें CP एंड CV की भी हमने बात की थी। तो यहाँ पे अब हम बात करेंगे सॉलिड एंड लिक्विड के लिए और उसको गैस के साथ कंपेयर भी करेंगे। देखिए हमने कहा था प्रीवियस लेक्चर में कि QP जो है वो ग्रेटर होता है QV से। QP है हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड QV है हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये जो हमेशा इस एक्सप्रेशन के लिए हमने कहा था कि QP के लिए इस गैस की इंटरनल एनर्जी और वर्क डन और होगा और QV के लिए इस गैस की इंटरनल एनर्जी और वर्क डन और होगा, क्योंकि जब भी हम किसी सिस्टम को हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो दो बेसिक फंक्शन जो है परफॉर्म कर रहा होता है। एक तो चेंज करता है इसकी इंटरनल एनर्जी को और दूसरा उसमें वर्क डन प्रोड्यूस करवाता है।
तो हमने यहाँ पे कहा कि क्यू पी और क्यू वी के लिए दोनों के लिए इंटरनल एनर्जी अलग-अलग थी, यानी क्यू पी जब हमने रखा तो इंटरनल एनर्जी और वर्क डन और था, और क्यू वी जब हमने रखा तो इंटरनल एनर्जी और वर्क डन और था। इसी तरह अगर हम सॉलिड्स की बात करते हैं, सॉलिड और लिक्विड के केस में ये मैटर नहीं करता कि हम कौन सी फेज़ ले रहे हैं, मतलब हम प्रोसेस कौन सा ले रहे हैं। यानी हम कह सकते हैं कि इन केसेस में क्यू पी जो है वो क्यू वी के ही इक्वल होता है। अगर क्यू पी जो है वो क्यू वी के ही इक्वल है तो इसका मतलब है कि इन दोनों प्रोसेसेस पे इंटरनल एनर्जी और वर्क डन की वैल्यू तो सेम मिलनी है। यहाँ पे दोनों डिफरेंट थे ना, क्यू पी ग्रेटर था, क्यू वी लेस था, तो इन दोनों की वैल्यू जो है वो क्यू पी के लिए और थी, क्यू वी के लिए और थी। लेकिन यहाँ पे देखें हमने कहा दोनों सेम है तो जाहिर है इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन भी सेम रहेगा। अब यहाँ पे मैंने वर्क डन को 0 लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है? देखें, जब भी सॉलिड और लिक्विड की हम बात करते हैं तो ये दोनों जो हैं ये इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स हैं, ठीक है। तो मतलब ये फ्लूइड्स के तौर पे आते हैं ना, फ्लूइड्स के ज़मरे में आते हैं सॉलिड्स एंड लिक्विड। तो जो फ्लूइड्स हैं वो हमेशा फ्लूइड की ये होती है, करैक्टरिस्टिक होती है कि वो इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। ये आपने फ्लूइड डायनामिक्स में आपने ये पढ़ा होगा। अब देखिए, हमने कहा कि अगर फ्लूइड जो है वो इनकम्प्रेसिबल है तो इसके इनकम्प्रेसिबल होने का मतलब ये है कि इसकी डेंसिटी कांस्टेंट है, डेंसिटी चेंज नहीं हो रही। अगर डेंसिटी चेंज नहीं होती तो इसका मतलब ये भी है, देखें मैस पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो डेंसिटी है, तो अगर डेंसिटी चेंज नहीं हो रही तो चेंज इन वॉल्यूम जो है वो भी नेग्लिजिबल है। अगर चेंज इन वॉल्यूम नेग्लिजिबल है तो वर्क डन 0 होगा। क्यों? क्योंकि हमने वर्क डन के लिए जो एक्सप्रेशन पढ़ा हुआ है वो इक्वल है W इज इक्वल टू पी इंटू डी वी। अगर डी वी जो है हमने कहा है कि ये क्या है, नेग्लिजिबल है, यानी ऑलमोस्ट 0 है, तो हम कहेंगे कि टोटल वर्क डन जो है ये अप्रोच कर रहा है 0 को। इसलिए सॉलिड्स और लिक्विड के केस में जब हम हीट प्रोवाइड करेंगे तो वो हीट जो है वो इंटरनल एनर्जी को तो चेंज करेगी, लेकिन वर्क डन जो है वो इन दोनों केसेस में 0 रहेगा। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि जो लिक्विड एंड सॉलिड्स हैं ये इनकी जो स्पेसिफिक हीट्स होती हैं ये डिपेंड नहीं कर रही होती किसी भी प्रोसेस पे, यानी हम चाहे कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करें चाहे कांस्टेंट प्रेशर की बात करें, इन दोनों के लिए हीट सेम रहनी है तो इनके रिजल्ट्स भी सेम ही आने हैं। तो स्पेसिफिक हीट क्या थी कि पहले तो हमने गैसेस का जो टेम्परेचर है वो 1 केल्विन तक इंक्रीज़ करना था, लेकिन अगर हम सॉलिड एंड लिक्विड की बात करें तो इसके लिए हमने सॉलिड एंड लिक्विड जो भी हमें दिया होगा उसका टेम्परेचर 1 kg या 1 मोल का जो टेम्परेचर है वो हमने 1 केल्विन तक इंक्रीज़ करना होगा, और उसके लिए जितनी हमें हीट रिक्वायर होगी वो होगी उसकी स्पेसिफिक हीट। अब अगर हमने जो ऊपर ये सारी डिस्कशन की है इसको हम कंक्लूड करें तो हमारे पास जो आएंगे कुछ पॉइंट्स। पहला पॉइंट ये होगा कि किसी भी सिस्टम के लिए गैसेस की जो हैं वो क्यू वी और क्यू पी के लिए गैसेस की दो वैल्यूज़ होंगी, जो कि क्यू पी के ऊपर जो इसकी स्पेसिफिक हीट होगी वो सी पी होगी, और गैसेस जो है जब हम लेंगे क्यू वी तो उसके ऊपर इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो सी वी होगी। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। यहाँ पे लिखने का मकसद ये था कि इनमें तो दोनों की वैल्यूज़ डिफरेंट आ रही हैं, यानी क्यू पी के लिए वैल्यू सी पी एंड क्यू वी के लिए वैल्यू सी वी, लेकिन जब हम बात करते हैं गैसेस और सॉलिड की तो उसमें ये सेम नहीं आ रही, ये जो है वो बिल्कुल सेम होती हैं, मतलब ये डिफरेंट नहीं हो रही होती हैं, क्योंकि उसमें हमने कह दिया कि क्यू पी जो है वो इक्वल था क्यू वी के। इनके इक्वल होने की वजह से हमें वैल्यूज़ जो हैं वो सेम मिल जाएंगी। अब सेकेंड पॉइंट क्या होगा कि हमने कहा कि सी पी और सी वी जो हैं वो डिफरेंट हैं गैसेस के लिए, तो यहाँ पे हम एक रेशो डिफाइन कर लेते हैं कि स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू गैमा। ये गैमा जो है ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हर एक गैस के लिए डिफरेंट होगी। ये कुछ पॉइंट्स थे जो गैसेस वाले पोर्शन में डिस्कस करने थे, आइडियल गैस वाले में। तो यहाँ पे इसको डिस्कस करने का मकसद ये है कि हमने देख लिया, थोड़ा सा हम ना मतलब पिछले जो आर्टिकल को भी साथ साथ ही कंक्लूड कर रहे हैं, तो इसलिए हमने इस पॉइंट को इधर जो है वो डिस्कस किया। सी पी ओवर सी वी जो है ये है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू गैमा। तो ये गैमा जो है ये कांस्टेंट होगा हमेशा, डिफरेंट गैसेस के लिए इसकी वैल्यू डिफरेंट होगी। देखिए, मोनोएटॉमिक गैस के लिए जब हमने सी पी और सी वी की जो वैल्यू फाइंड की है, हमने प्रीवियस लेक्चर में की थी फाइंड, उनकी जब हम रेशो लेंगे ना तो इसका आंसर आ जाएगा 1.67। तो ये है मोनोएटॉमिक गैस के लिए गैमा की वैल्यू। इसी तरह डायटोमिक के लिए 1.4 है और ट्राइएटोमिक के लिए यही वैल्यू जो है वो 1.33 है। इसको आपने अच्छी तरह से याद रखना है, मतलब कहीं पे भी ये न्यूमेरिकल्स में या कहीं पे इस्तेमाल हो सकती है। तो ये था आज का लेक्चर हमारा जिसमें हमने डिस्कस किया है सबसे पहले हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को, जिसमें हमने हीट ट्रांसफ़र के मोड्स को डिस्कस किया। देन हमने देखा कि स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स क्या है एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड्स क्या है, और ये गैसेस से जो है वो किस तरह से डिफरेंट है। उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो, कन्फ्यूजन हो,